नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज सिविल सर्विसेज के लिए करंट अफेयर से जुड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आपके सामने आया हूं, जो मेरे हिसाब से सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेन एग्जाम दोनों में बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि बहुत कम लोगों का ध्यान इस विषय पर गया, इस न्यूज आइटम पर गया कि सरकार ने एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी डिक्लेयर की है और इस इंश्योरेंस पॉलिसी को बनाया है आईआरडीए ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी जिसको हम कहते हैं भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण। ये जो भारत में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितनी भी तरीके के इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जाती हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे मोटर व्हीकल की इंश्योरेंस क्या पॉलिसी हो सकती है, हमारे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो सकती है, हमारे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो सकती है, या अलग अलग उद्देश्यों से सरकार अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषयों पर बीमा नीति बनाती है। जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लागू हुई थी। तो अभी होता यह था कि एक व्यक्ति को अगर अपने लिए पॉलिसी लेनी है तो हेल्थ पॉलिसी अलग लेनी पड़ती थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग लेनी पड़ती थी, ऑटो व्हीकल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी अलग लेनी पड़ती थी, एंटी थेफ्ट या डैमेज को रोकने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अलग से पॉलिसी लेनी पड़ती थी। अब सरकार ने एक सिंगल ऑल इन वन पॉलिसी प्लान शुरू किया है और इसके तहत अब हम केवल एक पॉलिसी लेंगे और उस पॉलिसी से हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, हमारी लाइफ इंश्योरेंस, हमारी पेंशन इंश्योरेंस, हमारी हाउस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस केवल एक पॉलिसी से हो जाएंगे। सो इफ इंडियाज इंश्योरेंस रेगुलेटर्स plans fructify, then households across the country could soon be able to get an affordable single policy that covers health, life, property, accident, etc., and get their claims settled within hours and even secure value-added services at the time of buying a policy. तो इतने सारे फायदे एक साथ हो सकते हैं कि आपको अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग बीमा नहीं कराना है। एक ही बीमा से आपकी सारी जो सुरक्षा की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी और आप अपने दावों का निपटारा भी कम समय में ऑनलाइन माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और इसलिए इसमें बहुत सारी जो हमारी और आपकी जरूरतें हैं उनसे जुड़े हुए इरडा या इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये मल्टी प्रोंग्ड पॉलिसी बनाई है, बहुउद्देशीय बीमा नीति बनाई है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इट इज अ न्यू बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट नोन एज बीमा विस्तार। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बीमा विस्तार इसका नाम है। टू प्रोवाइड लाइफ, हेल्थ, एक्सीडेंट एंड प्रॉपर्टी कवर थ्रू अ सिंगल सिंपल पॉलिसी। सेकेंड, इट इज नोन एज बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म या बीमा सुगम मंच एज अ वन स्टॉप शॉप फॉर कस्टमर्स इंटीग्रेटिंग इंश्योरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। थर्ड है लिंकिंग डिजिटल डेथ रजिस्ट्रीज टू प्लेटफॉर्म सो क्लेम्स कैन बी सेटल्ड विद इन आवर्स और अ डे। अब आप हमारे और आपके परिवार में हुए किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति की मृत्यु का पंजीकरण तत्काल करा सकते हैं और पंजीकरण कराते ही आपके दावों का भुगतान उसी दिन या कुछ ही घंटों में हो जाएगा। चौथा इसका महत्वपूर्ण लक्षण और फीचर है परमिटिंग इंश्योरर्स टू सेल वैल्यू एडेड सर्विसेज विद पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल अ योगा क्लास बंडल्ड विद अ हेल्थ स्कीम। यानी इनके साथ साथ कुछ मूल्यवर्धित सेवाएं भी आपको मिलेंगी कि आपने एक ही बीमा नीति ली है, लेकिन साथ में आपको अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखने के लिए आप जिम जाना चाहते हैं, आप योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कोई हेल्थ और मेडिटेशन कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप किसी हेल्थ क्लब या मेडिकल फैसिलिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज इसी के साथ मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज विमेन टू लीड कैंपेन टू स्पर इंश्योरेंस
पेनिट्रेशन इन ईच ग्राम सभा। हमारे देश में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं और उनकी संख्या आज लगभग 6.5 लाख के ऊपर है, उन सभी ग्राम सभाओं में जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बीमा की नीति को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि उनका भी सशक्तिकरण हो और बीमा गांव-गांव, घर-घर, जन-जन अभियान बनके लोगों तक पहुंच सके। एंड द लास्ट इज रोपिंग इन स्टेट्स टू फॉर्म इंश्योरेंस कमिटीज एंड एक्सपैंड कवरेज अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स। और इसका उद्देश्य एक यह भी होगा कि इसमें सभी राज्य सरकारों को सम्मिलित किया जाए ताकि वे अपने अपने राज्यों में सभी जिलों, ब्लॉक, तहसील और गांव स्तर तक बीमा की सुविधाओं को हर घर, हर परिवार तक पहुंचा सकें। इसलिए इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं: बीमा विस्तार, बीमा सुगम, बीमा डिजिटल हेल्थ, बीमा वैल्यू एडिशन एंड बीमा फॉर मल्टी प्रॉन्ग्ड पर्पसेस, यानी अलग अलग उद्देश्यों के लिए एक ही बीमा का होना। These initiatives are part of a broader overhaul, including legislative amendments to attract more investments through differentiated licenses for niche players similar to the banking sector, with an eye on making insurance available, affordable, and accessible to all citizens with a Gram Panchayat. So there are 3 A's: availability, affordability, and accessibility. ये जो पहल की गई है इसका उद्देश्य यह है कि तमाम तरह के विधायी संशोधनों के माध्यम से सरकार बीमा के क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश को आकर्षित करे और बीमा के क्षेत्र में एक बड़ा रोजगार का अवसर पैदा हो। और इसके लिए 3 A: अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी उपलब्धता, संवहनीयता यानी कम खर्च में वह सुविधा का उपलब्ध होना, और एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच के भीतर होना, इसका ध्यान रखा गया है। और इसलिए इसका नाम रखा गया है ग्राम पंचायत टू विलेज अप्रोच। ग्राम पंचायत टू विलेज अप्रोच, ग्राम पंचायत से गांव-गांव तक ये अभियान पहुंचेगा। और इस लिहाज से ये एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार है जो बीमा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार, रोजगार और पूंजी निवेश को आकर्षित करेगा तथा भारत के असंख्य करोड़ों लोगों को अलग अलग उद्देश्यों की एक ही बीमा नीति से सारी लाभ और सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। दूसरी बात, एन ऑर्डिनेंस, इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड स्क्रूटिनी। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संघ सूची के किसी भी विषय पर संघ के केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि जिस भी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उस सारे विषय पर संघ सरकार राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो और ऐसा कोई विषय सामने आए, ऐसी कोई समस्या सामने आए जिसके लिए तुरंत और तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो, लेकिन जो मौजूदा कानून है पहले से वो उस समस्या या उस विषय के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है या है ही नहीं, और इसलिए सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश ला सकती है, ऑर्डिनेंस जिसको कहते हैं। और उस अध्यादेश का वही विधिक महत्व होता है जो संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम का होता है। सिर्फ अंतर यह होता है कि अधिनियम को बनाने के लिए संसदीय प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। दोनों सदनों में उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और उसके बाद जरूरत पड़ने पर उसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। कुछ में आवश्यक अगर सुधार या बदलाव करने हैं तो किए जाते हैं। फिर उस पर चर्चा होती है। एक सदन में मतदान होता है, अगर उसमें मतदान से वो पारित हो जाता है तो फिर दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन से भी यदि वह मतदान से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब उसे अनुमति प्रदान कर देते हैं, अपना हस्ताक्षर करके उसे स्वीकृति दे देते हैं, तब वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। लेकिन अध्यादेश में यह सारी इतनी लंबी प्रक्रिया से होकर के नहीं गुजरना पड़ता।
केवल यूनियन कैबिनेट के कहने पर राष्ट्रपति जिस कानून को लागू करते हैं उसे ऑर्डिनेंस या अध्यादेश कहते हैं। तो इसमें जो इतनी लंबी विधायी प्रक्रिया है उससे बचा जाता है। जब भी कभी भविष्य में संसद का सत्र अध्यादेश लागू होने के बाद शुरू होता है, सत्र शुरू होने के पहले दिन से 6 सप्ताह तक ये ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लागू रह सकता है। इसी 6 सप्ताह में सरकार यदि चाहे तो विधेयक के रूप में इसे प्रस्तुत करके संसद से पारित करा सकती है और इसे हमेशा के लिए अधिनियम बना सकती है, या सरकार चाहे तो इस अध्यादेश को इसी 6 सप्ताह की अवधि में वापस ले सकती है, या सरकार चाहे तो इन दोनों में से अगर कोई काम नहीं करती तो 6 सप्ताह बीतने पर अध्यादेश स्वतः निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब यह मुद्दा क्यों आजकल चर्चा में है और क्यों मैंने इस विषय को उठाया है, क्योंकि आपने देखा that on May 19, 2023, the President of India exercised legislative power under Article 123 of the Constitution. During the period Parliament was in recess to promulgate the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023. The ordinance negates the Constitution Bench judgment of the Supreme Court of India, which was delivered on May 11, that brought services under the Government of National Capital Territory of Delhi. आपको पता है कि 19 मई 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 123 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार एक अध्यादेश जारी किया, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अध्यादेश 2023 कहा गया है। इस अध्यादेश में 11 मई को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय में दिल्ली सरकार के अधीन जो सेवाएं थी उन पर अधिकार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को दिया गया था। उसी फैसले के विरुद्ध यह अध्यादेश लाया गया है। Now, in the landmark 7-judge bench verdict of the Supreme Court in the matter of Krishna Kumar Singh versus State of Bihar 2017, the court held that the satisfaction of the president under Article 123 is not immune from judicial scrutiny. Powers under Article 123 is not a parallel source of law making or an independent legislative authority. यानी कि कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया भी जाता है तो वह न्यायिक समीक्षा के परे नहीं है, उसका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 11 मई 2023 को दिल्ली सरकार के पक्ष में यह निर्णय दिया था कि दिल्ली सरकार की सेवाओं पर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का अधिकार होगा, केवल उन 3 विषयों को छोड़कर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस, यानी कि जो लोक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, पुलिस और भूमि है, इन 3 विषयों को छोड़कर बाकी सारे विषय दिल्ली सरकार के लोकप्रिय निर्वाचित सरकार, उनके मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है उसके अधीन होंगे। इसको इस अध्यादेश के द्वारा बदल दिया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय इस अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है, और इस तरह से आने वाले समय में इसकी न्यायिक समीक्षा अवश्य होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने घोषित किया है कि वो इस अध्यादेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और न्यायपालिका के समक्ष अपनी इस बात को रखेंगे कि फिर से उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने उनको दिया था। अब यहां पर एक ऐसी स्थिति थी, भारत सरकार का यह कहना है कि अभी तक दिल्ली में जो सर्विसेज थी उनको रेगुलेट करने के लिए उनका ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, प्लेसमेंट, सर्विस रिलेटेड जो मैटर्स हैं, सेवा संबंधित मामले हैं, उनके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म, कोई सांगठनिक व्यवस्था नहीं थी।
और इस तरह से एक वॉइड, एक शून्यता की स्थिति थी। स्थिति में बहुत स्पष्टता नहीं थी कि कब कहां क्या होगा। बार बार मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच विवाद होते थे। तो दिल्ली सरकार के इस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल कैपिटल सर्विस ट्राइब्यूनल अथॉरिटी नाम की एक संस्था बनाई है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सेवा न्यायाधिकरण। और इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सेवा न्यायाधिकरण, नेशनल कैपिटल टेरिटरी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के चेयरपर्सन लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे और इसमें दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर होंगे तथा इसमें 2 मेंबर होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों। और इस तरीके से ये आपस में मिलजुल करके फैसले करेंगे। लेकिन अगर किसी फैसले पर विवाद होता है तो जो बहुमत से निर्णय है वो लिया जाएगा। तो जब चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसके मेंबर हैं तो जाहिर सी बात है, अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अपना कोई फैसला करना चाहते हैं और ये दोनों मेंबर उसको वीटो करते हैं या निगेट करते हैं तो दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर के फैसले को पलटा जा सकता है। फिर इसमें एक बात और लिख दी गई है और वो ये कि इट विल बी ए सोल डिस्क्रिशन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। सोल डिस्क्रिशन, इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि एकमात्र उपराज्यपाल का विवेकाधिकार होगा, यानी अंततः फिर उपराज्यपाल ही निर्णय करेंगे यदि कोई विवाद की स्थिति आती है। तो इस पर दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी और उस अध्यादेश को चुनौती देगी। उसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा उस पर फिर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है, व्हाई डू जजेस रेक्यूज देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कई बार आपने अखबारों में देखा सुना पढ़ा होगा, न्यूज आइटम्स में ये चीजें आपके नजरों के सामने से गुजरी होंगी कि कई बार अदालतों में जब कोई मुकदमा किसी जज साहब के सामने पेश होता है तो उसमें सुनवाई करने वाले जज साहब कह देते हैं कि वो इस मुकदमे में सुनवाई नहीं करना चाहते और वो खुद को उन मुकदमों की सुनवाई से अलग कर लेते हैं। इसको रेक्यूजल या मुकदमे की सुनवाई से हटना कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है? So last week, former Supreme Court Judge Justice M.R. Shah refused to recuse himself from hearing a plea by former Indian Police Service officer Sanjeev Bhatt to submit additional evidence to back his Gujarat High Court appeal against his conviction in a 1990 custodial death case. Mr. Bhatt contended that there was a reasonable apprehension of bias as Justice Shah, as a High Court judge, passed strictures against him while hearing his plea linked to the same FIR. However, Justice Shah dismissed the plea as an attempt to indulge in bench hunting. Similarly, a few weeks ago, the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, rejected an application seeking his recusal from hearing petitions seeking legal recognition of same-sex marriages. यानी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस M.R. शाह ने खुद को उस मामले की सुनवाई से अलग होने से मना कर दिया जो संजीव भट्ट नाम के एक गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध मामला उनकी अदालत में लाया गया था। संजीव भट्ट, जैसा कि आप जानते हैं, जब गुजरात में साबरमती के बाद गोधरा में भारी सांप्रदायिक दंगे और पूरे गुजरात में 2002 में जिस तरीके का कम्युनल राइट हुआ, टेंशन हुआ, उस दौरान संजीव भट्ट गुजरात कैडर के एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे और उन्होंने मुख्यमंत्री उस समय के गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी और उनके उस समय के गुजरात के गृह मंत्री श्री अमित शाह पर कुछ जांच और आरोप प्रक्रिया के दौरान तय किए थे और उस समय जस्टिस शाह गुजरात हाई कोर्ट के जज थे और बाद में चीफ जस्टिस हुए। तो जब ये मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तब तक जस्टिस M.R. शाह गुजरात हाई कोर्ट से
एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज बन चुके थे। अब संजीव भट्ट को उनके कार्य आचरण और उनके डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, उनके कार्यदायित्व में शिथिलता और कॉन्स्पिरेसी, साजिश करने का आरोपी पाया गया, जिसके विरुद्ध उन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी। और अब यह अपील जस्टिस शाह की अदालत में पेश हुई। ये वही जस्टिस शाह थे जो गुजरात में हाईकोर्ट के जज रह चुके थे जिस समय संजीव भट्ट आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध यह मामला गुजरात के हाईकोर्ट में चल रहा था। और वहां पर गुजरात हाईकोर्ट से संजीव भट्ट के खिलाफ फैसला आया और उनको कोई पारितोषिक या कोई रिलीफ नहीं मिला, जिसके विरुद्ध जब उन्होंने अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला जब सुनवाई के लिए आया तो जस्टिस शाह के सामने आया, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम जस्टिस शाह की अदालत के सामने अपना मुकदमा चाहते हैं कि पेश न किया जाए, कहीं और पेश किया जाए। इस पर जस्टिस शाह ने कहा वी कैन नॉट अलाउ यू फॉर बेंच हंटिंग। अब एक वर्ड आजकल आपको समझने की जरूरत है। पहला कहते हैं फोरम शॉपिंग, दूसरा कहते हैं बेंच हंटिंग। ये दोनों वर्ड्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फोरम शॉपिंग क्या होती है और बेंच हंटिंग क्या होती है। फोरम शॉपिंग का मतलब होता है कि जब मुकदमा लड़ने वाले क्लाइंट्स जो होते हैं उनको यह लगता हो कि उनका मुकदमा अगर XYZ जज साहब के सामने जाएगा या XYZ किसी कोर्ट में जाएगा तो उनके फेवर में फैसला आने की उम्मीद ज्यादा है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उनको लगता है कि इस तरीके के मामलों में ये जो जज साहब हैं, ये जो कोर्ट है, उनका फेवरेबल व्यू रहता है, सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है। बहुत से जजेस लिबरल होते हैं, वो जल्दी बेल ग्रांट करते हैं। कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो बेल ग्रांट जल्दी नहीं करते हैं। तो जब मुकदमा लड़ने वाला पक्ष इसलिए अपना मुकदमा किसी दूसरी अदालत में ले जाना चाहता है जहां से उसको लगता है कि जल्दी और बेहतर राहत मिलेगी, उसके पक्ष में मुकदमा आएगा, तो उसे फोरम शॉपिंग कहा जाता है। लेकिन जब आप किसी जज पर जानबूझकर ये आरोप लगाते हैं कि साहब हमको इस कोर्ट से या इस जज साहब से न्याय की उम्मीद नहीं है और आपके आरोप बेबुनियाद हैं, सही नहीं है, नकारात्मक है, तो उसको बेंच हंटिंग कहते हैं। और इसलिए इस मामले में बेंच हंटिंग और फोरम शॉपिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया। और समस्या यह है कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जिसको कहते हैं नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉजा। नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉजा मींस नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। और जो दूसरा है वो कहलाता है ऑडी अल्टरम पार्टम। ऑडी अल्टरम पार्टम, हियर द अदर साइड एज वेल, दूसरे का भी पक्ष सुने। तो अगर किसी मुकदमे में कोई जज साहब के नजदीकी रिश्तेदार से जुड़ा मामला हो या कोई पेक्यूनियरी मैटर यानी कि अर्थ लाभ, आर्थिक लेन देन, वित्तीय लेन देन से जुड़ा हो, जैसे मान ले कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने किसी XYZ कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और किसी मामले में उस कंपनी के खिलाफ कोई मुकदमा कायम होता है और वो मुकदमा उन जज साहब के सामने आता है जिसके शेयर उन्होंने खरीद रखे हैं। तो अब यहां पर ये मैटर एक पेक्यूनियरी मैटर है, यानी कि फाइनेंशियल रिलेशन ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ है, वित्तीय लेन देन से जुड़ा है। यहां सीधे सीधे ये आरोप नहीं है कि जज साहब ने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर या उस कंपनी के द्वारा कोई रिश्वत या पैसा लिया है। हाँ, उसके उस शेयर होल्डर्स उन्होंने कुछ शेयर खरीदे, तो पेक्यूनियरी मैटर है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मैटर है, वित्तीय लेन देन से है, तो वे अपने आप को इससे अलग कर सकते हैं। दूसरा कि खुद अपने ही मामले में आप न्यायाधीश नहीं हो सकते। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, कि अगर आपके घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, निकट परिवार का कोई सदस्य, उनका मुकदमा आपकी अदालत में है तो आपको उससे अलग हो जाना चाहिए। फिर एक बहुत मशहूर केस है इंग्लैंड का जिसको कहते हैं रेक्स वर्सेस ससेक्स जस्टिसेस बाय द देन लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड। तो लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड ने
रेक्स वर्सेस ससेक्स जस्टिस में कहा, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि यह दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। और 1924 में एज अर्ली एज 1924 रेक्स बनाम ससेक्स जस्टिसेस के मामले में इंग्लैंड के लॉर्ड चीफ जस्टिस ने ये बड़ी मशहूर पंक्तियां कही थी और इस आधार पर यह व्यवस्था की जाती है। बाय टेकिंग द ओथ ऑफ ऑफिस जजेस प्रॉमिस टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज without fear or favor, affection or ill will, in accordance with the third schedule of the Constitution. Furthermore, the restatement of the values of judicial life adopted by the Supreme Court forbids a judge from deciding a case involving any entity where he holds pecuniary interest unless the concerned parties clarify that they have no objections. तो आप जानते हैं भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में जो शपथ का प्रावधान दिया गया है उसमें हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं वो इस प्रकार के पद की शपथ लेते हैं कि वह बिना किसी भय और पक्षपात के, बिना किसी राग द्वेष के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और इस तरह से न्यायाधीश अपना कार्य निष्पक्ष होकर करें, उनसे कुछ अपेक्षाएं की जाती है। लेकिन अगर कोई न्यायाधीश अपने आप को किसी मुकदमे की सुनवाई से अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई नियम, कायदा, कानून, प्रक्रिया, व्यवस्था, लॉ, प्रोसीजर, मैकेनिज्म अभी तक नहीं बना है और इस तरह से ये पूरी तरह उस न्यायाधीश या जज के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आप को उस मुकदमे की सुनवाई से अलग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रेक्यूजल। तो दो प्रकार से ऐसा हो सकता है, एन ऑटोमेटिक रेक्यूजल वेयर अ जज हिमसेल्फ विथड्रॉज फ्रॉम द केस। तो एक स्वतः जब न्यायाधीश निर्णय करें बिना किसी दूसरे के कहे, वह स्वयं का फैसला करें कि वह इस मामले को नहीं सुनना चाहते और इस मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग रखना चाहते हैं, या फिर व्हेन अ पार्टी रेजेस a plea for recusal highlighting the possibility of bias or personal interest of the judge in the case। या दूसरा मामला ऐसा हो सकता है जब मुकदमा करने के लिए जो पक्षकार हैं, जो मुकदमा लड़ रहे हैं, वो ही ये कहें कि हमको इस न्यायालय, इस न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है कि हमको यहां से न्याय या इंसाफ मिलेगा और इसलिए हमको इनकी अदालत के मुकदमे की सुनवाई से अलग कर दिया जाए, किसी और अदालत में हमारा मामला भेज दिया जाए। चूंकि कोई प्रक्रिया, नियम, कायदा, कानून, व्यवस्था अभी तक इस विषय में बनाई नहीं गई है, देयर इज नो सेट रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज एंड प्रोसीडियर, सो एज ऑफ नाउ इट solely depends upon the judge himself or herself to decide whether he wants to hear the case or not। और इसलिए कई बार इस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। जो अगला विषय है वो है एविडेंस ऑन गवर्नमेंट्स क्लेम्स अबाउट द सेप्टर। सेप्टर यानी राजदंड। राजदंड यानी वह वस्तु जिसको देश का शासक जब कार्यभार ग्रहण करता है तो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में जो धारण करता है उसको राजदंड या सेप्टर कहते हैं, जिसके लिए एक बड़ा प्रचलित शब्द इस समय है सेंगोल। तो जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि नए संसद भवन के उद्घाटन के समय जो अब 28 मई 2023 को होने वाला है, एक सेंगोल या सेप्टर की स्थापना की जाएगी जो लोकसभा अध्यक्ष के पीठ के उनके आसन के सामने स्थापित होगा। अभी इस पर बड़ा विवाद चल रहा था कि नए संसद के भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। तमाम विपक्षी दलों का यह आरोप था कि राष्ट्रपति देश के संविधान प्रमुख हैं, वे संसद का अंग हैं, देश के सर्वोच्च
पदाधिकारी हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, और इसलिए यह राष्ट्रपति का अपमान है या राष्ट्रपति के सम्मान के विरुद्ध है कि देश की नई संसद का उद्घाटन उनसे न करा के देश के प्रधानमंत्री करें। आज 26 मई 2023 को 11:30 बजे के आसपास दिन में सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध इस मामले को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और यह कहा कि यह मामला सुनवाई के लायक भी नहीं है, और यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने जो सोच समझकर राजनीतिक कारणों से प्रेरित और प्रभावित होकर के याचिका दायर की है, इसको हम स्वीकार ही नहीं करते, इसको इस लायक ही नहीं समझते कि इस पर सुनवाई की जाए। और यही क्या कम है कि हम बिना कोई जुर्माना या दंड लगाए उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं, और इस तरीके से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही मना कर दिया। अब देखिए, यह बात सही है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं, लेकिन यहां पर हमको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, जहां पर प्रेसिडेंट केवल ऑर्नामेंटल हेड है, नॉमिनल हेड है, अलंकारिक प्रमुख है, नाममात्र के प्रमुख है। और संसदीय लोकतंत्र में सरकार की वास्तविक मुख्य कार्यपालिका प्रधानमंत्री होते हैं। संसद से लेकर सरकार तक में सर्वोच्च प्रशासक और सर्वोच्च कार्यपालिका और देश के समस्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विषयों से जुड़े सारे निर्णय लेने में अंतिम और निर्णायक भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। प्राइम मिनिस्टर इज द आर्किटेक्ट ऑफ द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इज द फाइनल आर्बिटर एंड डिटर्मिनेटर ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट national and international policies such as international affairs, defense, nuclear security, financial matters, budget और all such matters। तो देश के जितने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े मामले या नीतियां हैं, वो अंतरराष्ट्रीय मामले हो, विदेशी मामले हो, रक्षा मामले हो, वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े मामले हो, अंततः उसके नीति निर्माता, निर्देशक, नियंता और वास्तुशास्त्री प्रधानमंत्री ही होते हैं। और जो संसद में लोकसभा के अंदर सबसे बड़ा बहुमत वाला दल होता है, प्रायः उसके ही नेता को प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। तो संसदीय परंपरा में अगर प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, इसमें कुछ भी आरोप लगाने लायक नहीं है। यह बेहतर होता है कि राष्ट्रपति और की गरिमा में उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के सम्मान में स्वयं प्रधानमंत्री इसको साथ में तीनों लोग मिलकर के कार्य करते। और क्या होगा 28 मई को यह देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियर कर दिया है कि इसको लेकर के जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल की गई थी उसको उसने डिसमिस कर दिया और एक सिंगोल स्थापित किया जाएगा। सिंगोल जैसे मैंने बताया आपको एक सेक्टर है, राजदंड है, और इसके बारे में घोषणा की थी हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने, और हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है उन्होंने बताया कि इसका संबंध चेन्नई से है और इसलिए ये पूरे तमिलनाडु के लिए गौरव का विषय है। दरअसल ये जो सेक्टर है ये चेन्नई यानी तमिलनाडु में जो एक थिरुवावुदाथुराई अधीनम यानी मठ हेड है, वहां के एक बड़े पुराने मठ के पीठासीन है, उनके द्वारा यह बनाया गया था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता के समय सौंपा गया। दरअसल एक बड़ी रोचक कहानी है इसके पीछे, और वो कहानी यह है कि जब देश आजाद होने वाला था तो उस समय देश के वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सवाल किया श्री नेहरू, जो उस समय देश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, कि जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा होगा, when there would be transfer of power taking place, तो प्रतीक चिन्ह में
ऐतिहासिक रूप से ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लगे कि अब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता, अपनी शक्ति, अपनी संप्रभुता, अपनी विरासत अब स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि को सौंपती है। तो क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जो सदियों तक एक ऐतिहासिक मिसाल के रूप में कायम रहे? और यह विचार श्री नेहरू को पसंद आया, तो उन्होंने अपने वरिष्ठ सहयोगी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से इस पर विचार विमर्श किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी कहा जाता, वो अपने उस दौर के बहुत ही विद्वान, सुसंस्कृत, पढ़े लिखे और बड़े ही ऐतिहासिक विषयों के जानकार राजनेता माने जाते थे, जिनके ज्ञान और जिनके विद्वता पर सभी को एक बराबर से सम्मान का अधिकार उनको मिला हुआ था। और तब उन्होंने उस समय अपने कांची कामकोटि पीठ के जो पीठाधीश्वर थे उनसे परामर्श किया और उन्होंने बताया कि जब चोल राजवंश भारत में था, जिसने सदियों तक दक्षिण भारत में और भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बड़ा ही ऐतिहासिक शासनकाल उनका रहा, और उस समय उनकी ये परंपरा थी कि जब एक चोल राजा दूसरे चोल राजा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर अपनी शक्तियां सौंपता था, अपनी सत्ता उन्हें सौंपता था, तो वो एक प्रकार का राजदंड उनको देता था, जिसको सेंगोल या सेप्टर कहा जाता था। ये परंपरा उस ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में चोल राजवंश में चली आ रही थी, और इसलिए थिरुवावुदराई अधीनम ने यह सुझाव दिया कि ऐसी ही कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। यह बात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बहुत पसंद आई और उन्होंने नेहरू जी को यह बताया, और फिर एक विशेष विमान से ये सेंगोल या सेप्टर लेकर के वो लोग चेन्नई से दिल्ली आए, और दिल्ली में फिर वो राजदंड पूरी पूजा पाठ और पौराणिक संस्कृति की परंपरा के अनुसार उसको श्री नेहरू को सौंपा गया। और जिस दिन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारत सरकार के पक्ष में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में श्री जवाहरलाल नेहरू को सत्ता का हस्तांतरण किया, तो दरअसल एक वही राजदंड था जिसको उन्होंने सौंपा, और इस तरह से वो राजदंड भारत में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के पक्ष में ट्रांसफर ऑफ पावर का हिस्टोरिकल सिंबल बनकर उभरा, जो उसके बाद आज प्रयागराज और तब के इलाहाबाद के म्यूजियम में, संग्रहालय में रखा हुआ था, और इस बार फिर से उसको इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के संग्रहालय से मंगाया गया है। और 28 मई 2023 को जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, तो इसी सेंगोल या सेप्टर को वहां पर स्थापित किया जाएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष के पीठ के सामने होगा। इसी के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, G20 समिट वेन्यू एट प्रगति मैदान टू होस्ट नीति आयोग मीट टुमारो। यानी कि कल 27 मई 2023 को एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक नीति आयोग द्वारा होने जा रही है, जो दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी, जिसके लिए एक नया G20 समिट वेन्यू बनाया गया है, G20 का शिखर सम्मेलन स्थल। सो ऑन थर्सडे नीति आयोग announced that its 8th governing council meeting with the theme Viksit Bharat at 2047 role of Team India will be held at the new convention center in Pragati Maidan। तो नीति आयोग ने इस बात की घोषणा कल बृहस्पतिवार यानी 25 मई को की कि नीति आयोग की G20 की शिखर बैठक विकसित भारत 2047 भारतीय टीम की भूमिका इस शीर्षक पर आधारित होगी, और यह बैठक प्रगति मैदान में बने नए सभागार सम्मेलन कक्ष में की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल चेयर द मीटिंग टू बी अटेंडेड बाय स्टेट चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स फ्रॉम ऑल ऑफ द कंट्री। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और इसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
और देश के सभी संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल और प्रशासक हिस्सा लेंगे। This new convention center, its work began in 2017 with the demolition of existing structures, including the iconic Hall of Nations, which was designed by the then renowned architecture राजेश्वर शाह। और ये जो नए भवन का निर्माण 2017 में शुरू हुआ और जो पुरानी उस जगह पर भवन निर्माण की श्रृंखला बनी हुई थी उसको गिराकर नया सभागार कक्ष बनाया गया है, जिसमें कुल 11,450 लोगों के बैठने की क्षमता है। ये एक एक्लिप्टिकल नक्षत्रीय स्वरूप में बनाई गई है। इट इज स्प्रेड ओवर 53,399 स्क्वायर मीटर। ये 53,399 वर्ग मीटर में फैली हुई है। एंड इट इज बिल्डिंग मेड ऑन एन एलिवेटेड पोडियम स्प्रेड ओवर 5 लेवल्स, और इसमें 5 स्तर हैं, यानी 5 मंजिला इमारत है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। एंड 1 लेवल फॉर G20 लीडर्स, कंप्लीट विद द लीडर्स लाउंज, डाइनिंग रूम एंड 2 ऑडिटोरियम्स। और इसमें जो पहले स्तर पर सभागार कक्ष में G20 के समस्त शीर्ष राज्य राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी, उनके लिए एक लाउंज और भोजन कक्ष और 2 सभागार कक्ष होंगे। और इस तरीके से देयर आर 2 सेपरेट रूम्स रिजर्व फॉर यूज बाय द PM एंड PMO। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए अलग से कक्ष बनाया गया है। और इसी के साथ ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम का ये एपिसोड समाप्त होता है, जिस पर हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे कुछ नए इश्यूज और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।